गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोगों ने जो देखा था पिछले लेक्चर में उसको पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी कि रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि जब भी रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में होगा तो याद ये रखना है कि लाइट रे जिस मिरर से टकराएंगी, लाइट रे जिस मिरर से टकराएंगी वो मिरर किसी ना किसी प्लेन में रखा हुआ होगा। तो लाइट जिस प्लेन से टकराएगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए लाइट ने टकराया XY प्लेन से, तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट रे का कौन सा कंपोनेंट होगा? Z कंपोनेंट। तो ओनली वो वाला कंपोनेंट जो उस प्लेन से, लाइट रे जिस प्लेन से टकरा रही है उस प्लेन से जिस प्लेन से टकरा रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। बाकी सारा कंपोनेंट रिमेन्स सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये अपन ने कल किया था रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद क्या क्या देखा था अपन ने? ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन देखी थी। क्या देखी थी? फिर से डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ देखा था अपन ने कि मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, हमको नहीं पता, इस पॉइंट से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला गया। तो अपन ने ऐसा बोला था कि ये लाइट रे नहीं लगेगा यहाँ पे जाके। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, वह पॉइंट जहाँ से दो इंसिडेंट रे डाइवर्ज होते हुए, वह पॉइंट जहाँ से दो इंसिडेंट रे एक्चुअली में डाइवर्ज होते हुए किस पर इंसिडेंट हो रही है? प्लेन मिरर पे। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगी? रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा वो पॉइंट? रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, और वह पॉइंट जहाँ से दो रिफ्लेक्टेड रे, वह पॉइंट जहाँ से दो रिफ्लेक्टेड रे सीम्स टू डाइवर्ज हो, मतलब फैलते हुए महसूस हो रही हो, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ऐसे पॉइंट को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। चलिए, और क्या देखा था? और देखा था कि ये रहा प्लेन मिरर। मान लीजिए लाइट रे कहीं से आ रही हैं, ये रहा लाइट रे यहाँ से आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर गया। तो ये बन गया क्या? ये बन गया हमारा इमेज। और ये लाइट रे लग रही है कि यहाँ जाके क्या हो रही है? मिल रही है। तो सुनिए ध्यान से, वह पॉइंट जिस पॉइंट पर दो इंसिडेंट रे सीम्स टू कन्वर्ज हो, मतलब एक जगह इकट्ठी होती हुई महसूस हो, मिलती हुई महसूस हो, वह पॉइंट जहाँ पर दो इंसिडेंट रे सीम्स टू कन्वर्ज करे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो पॉइंट कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वह पॉइंट जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में क्या करे? कन्वर्ज करे, वह पॉइंट क्या कहलाता है? वह पॉइंट कहलाता है रियल इमेज। वह पॉइंट क्या कहलाता है? रियल इमेज। तो दो चीज है यहाँ, रियल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। चलिए, और क्या बोला था आपको हमने? और बोला था कि मिरर के सामने कुछ भी हो, एनीथिंग, एवरीथिंग, मिरर के सामने जो भी होगी वो सब रियल होगी। आप ध्यान से देखिए ना, मिरर के लिए इधर पॉलिश किया हुआ है तो इसके लिए इन फ्रंट यही हुआ ना। अगर सामने ऑब्जेक्ट है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, मिरर के सामने इमेज है तो वो इमेज भी कैसा है? रियल है। जबकि मिरर के पीछे इधर कौन है? इमेज, तो वो इमेज कैसा है? वर्चुअल। यहाँ पर मिरर के पीछे कौन है? ऑब्जेक्ट, वो कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बात हमने आपको बता दिया था। कोई दिक्कत? कि जितने भी चीज होती है जो मिरर के सामने होती है, प्लेन मिरर के सामने जो भी चीज होंगी वो सारी क्या होंगी? रियल होंगी। और प्लेन मिरर के पीछे जो भी होंगी वो क्या होंगी? वर्चुअल होंगी। फिर बोला था कि प्लेन मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज में से कोई एक हमेशा रियल होगा, दूसरा क्या होगा?
वर्चुअल होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा। ये सारी बातें कल अपन ने कल के क्लास में देखी थी। आज आगे कंटिन्यू करते हैं, सुनिए क्या। चलिए आगे देखते हैं अपन। फैक्ट्स related with image formation, facts related with image formation by plane mirror। समतल दर्पण के द्वारा निर्माण प्रतिबिंब के संबंधित तथ्यों। चलिए ध्यान से देखिए क्या है। फैक्ट से रिलेटेड विथ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मतलब जब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो इसके संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, वो जानते हैं। सबसे पहला ध्यान से समझिए, सबसे पहली बात, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर, किसके लिए इमेज फॉर्मेशन कराना है? फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। प्लेन मिरर के द्वारा पॉइंट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा वो देखते हैं अपन। इसको मैं मिटा रहा हूं, पहला देख रहा हूं। चलिए इधर देखिए, पहला केस फर्स्ट फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु के लिए। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। इसके सामने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस साइज का है? पॉइंट साइज का। हमको इसका इमेज बनाना है, तो ध्यान से समझिए। एक इंसिडेंट लाइट रे को इस सरफेस पे नॉर्मली गिराया। अगर नॉर्मली गिराएंगे तो क्या रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी? ऐसा अपन ने लॉ पढ़ा था, बेसिक लॉज। 3 लॉज पढ़े थे बेसिक। कौन कौन? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि हमेशा लाइट रे किधर ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ में। दूसरा पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, मतलब एक लाइट की प्रॉपर्टीज किसी दूसरे लाइट के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती है। और तीसरी लॉज पढ़ी थी बेसिक, क्या क्या? तीसरी पढ़ी थी लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती थी? ध्यान दीजिए कि अगर लाइट रे का किसी पॉइंट पर, अगर लाइट रे का उसके पाथ में किसी पॉइंट पर डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। मतलब किसी सरफेस पे वो परपेंडिकुलरली टकरा रही हैं, तो उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। और डायरेक्शन रिवर्स होगा तो वो अपने ही पाथ को क्या कर लेता है? रिट्रेस कर लेता है। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रे इस मिरर पर नॉर्मली गिरी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? रिट्रेस कर जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ पे आ जाएगा। मान लीजिए एक लाइट रे को किसी एंगल पे गिराया, तो ये मान लीजिए कोई एंगल है, फिर से यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा, चूंकि एंगल I बराबर R, जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गई। अब ध्यान से समझिएगा, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आगे मिलेगी? नहीं, तो हमको इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये रहा, अपन ने इसको पीछे बढ़ा दिया। बताओ ये सच में मिल रही है या हमने जबरदस्ती मिलाया है? हमने जबरदस्ती मिलाया है, सच में मिल नहीं रही है। इसका मतलब ये इमेज रियल नहीं है, ये इमेज कैसा है? वर्चुअल है। ये इमेज कैसा है? वर्चुअल है। मगर ऑब्जेक्ट ये कैसा है? रियल है।
तो देखिए यहां से भी एक बात प्रूफ हो गया, आप ऑब्जेक्ट कैसा लिए थे, रियल, आप ऑब्जेक्ट रियल लिए मगर इमेज आपका कैसा बन गया, वर्चुअल बन गया। कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बना। सबसे पहली बात कि ये था ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। मान लीजिए हम इसका नाम दे देते, ये O है, ये I है, ये A है, ये N है, नाम दे देते हैं इसका, ये C है, ये N, ये B, ये C। चलिए ध्यान दीजिए इधर, हम मान लीजिए ये प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पर है, मान लीजिए सपोज r दूरी पर है। ये इमेज प्लेन मिरर से कितने दूरी पर है, मान लेते हैं r डैश पे है। आइए इधर ध्यान से समझें, एक बात बताइए, क्या यहां देखिए ध्यान से कि एंगल AOB, एंगल AOB दिख रहा है, एंगल AOB और OBN मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताइए बराबर होगा या नहीं होगा, होगी। काहे बराबर होगी, ऑल्टरनेट एंगल से। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग। मतलब दो समांतर रेखा को जब कोई त्रियकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जब दो पैरेलल लाइंस को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ध्यान से समझे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल AOB, एंगल AOB क्या बराबर हो जाएगा एंगल OBN के, एंगल AOB बराबर हो जाएगा OBN के। ऐसा क्यों हुआ, ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल बोले तो एकांतर कोण। मतलब जब दो पैरेलल लाइन को, यहां दो पैरेलल लाइन कौन कौन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल, और ये OB लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम जानते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, काहे, ऑल्टरनेट एंगल के कारण। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिए, क्या हम ऐसा कहें OBN एंगल और NBC एंगल, अरे भाई ये एंगल और ये एंगल I बराबर R, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम OBN को क्या NBC के बराबर लिख दें, OBN को किसके बराबर लिख दिया, एंगल OBN किसके बराबर है, NBC के। काहे भाई, चूंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए। तो आप बताओ AOB किसके बराबर, OBN के, ठीक है भाई, काहे, तो ऑल्टरनेट एंगल से। अब OBN क्या NBC के बराबर होगा, एंगल I बराबर R। अच्छा ध्यान से, और यहां देखिए क्या एंगल NBC, ये देखो NBC ये एंगल और AIB ये एंगल, फिर से दो पैरेलल लाइन को जब कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बोले तो संगत कोण। मतलब जो जब दो समांतर रेखा को कोई त्रियकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये हो गया इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ जैसे, तो ये NB लाइन हो गई एक, और एक हो गई OI लाइन, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, मतलब NBC किसके बराबर हो जाएगा, AIB के बराबर हो जाएगा। काहे हुआ ऐसा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, संगत कोण के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए इधर देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे दो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है OAB और दूसरा ट्रायंगल है AIB। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल IAB, देखिए दो ट्रायंगल
ओ ए बी और आई ए बी दो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए क्या हम ऐसा कह सकते हैं एंगल ए ओ बी क्या एंगल ए आई बी के बराबर है? देख लो ना, एंगल ए ओ बी क्या ए आई बी के बराबर नहीं है? तो ऐसा लिख दिया एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? एंगल ए आई बी के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसी तरह क्या हम ऐसा कहेंगे कि ओ ए बी ये 90 और आई ए बी ये भी 90, तो हम ऐसा कहते हैं एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी क्या बराबर होगा? आई ए बी के, आई ए बी के। क्यों? चूंकि ये दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, और दोनों में क्या देखिए, इस ट्रायंगल में ओ ए बी में भी ए बी साइड्स कॉमन है और ए आई बी में भी ए बी साइड्स कॉमन है, तो हम ऐसा लिख दें ए बी इज कॉमन साइड्स। ये क्या है? दोनों ट्रायंगल में है, तो ये कैसी है? कॉमन है, कॉमन साइड्स है। तो क्या हम कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं हमारा ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल आई ए बी के। किससे भाई? ए एस ए से। अरे आपने 10th में पढ़ा होगा एंगल साइड एंगल से हमने इन दोनों त्रिभुज को कैसा प्रूफ कर दिया? सर्वांशम, मतलब बोले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक, अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो इसकी साइड्स ओ ए किसके बराबर हो जाएगा? आई ए के। ओ ए किसके बराबर हो जाएगा? आई ए के। अब देखो बाबू, ओ ए कौन है? क्या ओ ए प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको अपन ने कितना माना है? आर। और आई ए कौन है? आई ए कौन है? यहां लिख दे रहा हूं मैं। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आई ए बी। किससे हुआ ये कॉन्ग्रुएंट? ए एस ए से। चूंकि दो एंगल बराबर है और एक साइड कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण से। अब तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड्स ओ ए किसके बराबर होगा? आई ए के बराबर होगा। और ओ ए कौन है? ओ ए कौन है? क्या इस मिरर से, प्लेन मिरर से ओ ए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ और इस प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या हुआ? आई ए। और ओ ए को अपन ने क्या माना था? आर। आई ए को अपन ने क्या माना? आर डैश। मतलब यहां से एक बात समझ में आया, बोलो क्या? कि सर प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को जितने दूरी पर रखेंगे प्लेन मिरर के पीछे इमेज उतनी ही दूरी पे बनेगा। मतलब अगर आपने ऐसे, सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से 2 सेंटीमीटर पे रखे तो हमको पता है सर इसका इमेज पीछे बनेगा, और कितने पे? 2 सेंटीमीटर पर ही इसका इमेज भी बनेगा। यही खास बात है इस डेरिवेशन का। क्या? कि किसी प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को जितने दूरी पे रखेंगे इमेज भी प्लेन मिरर से उतने ही दूरी पर बनेगा। सही है, इसमें कोई परेशानी? ये चीज थी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? एक बार ध्यान से देखिए। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं अपन। किसके लिए? अभी तो किसके लिए इमेज फॉर्मेशन किया? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब पढ़ते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट, दूसरा फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट। रैखिक वस्तु के लिए, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो? लीनियर हो। अब ध्यान से समझिए, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर, और ये क्या है? एक लाइन ऑब्जेक्ट है।
इसका नाम दे दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दीजिए ए बी। ये क्या है, दिख रहा है, लाइन ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, लीनियर है, रैखिक है। अब मान लीजिए कैसे बनाएंगे इसका इमेज, वही सिंपल सा फंडा। क्या क्या, पहले ऐसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, इस लीनियर ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इस पॉइंट का इमेज कैसे बनाइएगा, क्या ऐसा बोलें कि एक लाइट रे को सर ऐसे, एक लाइट रे को नॉर्मली गिरा दीजिए इस सरफेस पे, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, और एक लाइट रे को क्या करिए, एक लाइट रे को कुछ एंगल पर गिरा दीजिए, ऐसे गिराओ तो, और दूसरे लाइट रे के लिए ऐसे, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और उसी पाथ को रिट्रेस कर गई। और एक किसी एंगल पर गिरा दीजिए, मान लीजिए यहां गिराया, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर आएंगी, तो हम क्या कहेंगे, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, इसको मिलाया, इधर बन गया ए का इमेज, ए डैश। ध्यान से, उसी तरह बी से एक लाइट रे को, ध्यान से समझिए क्या है हमारे पास अब, कैसा ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, रैखिक वस्तु है, लीनियर ऑब्जेक्ट, ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट मान लिया, एक ए और एक बी। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो इमेज फॉर्मेशन बताया आपको, ध्यान से समझिए। यहां से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया प्लेन मिरर पे, नॉर्मली गिराया तो क्या उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पे आ जाएगा। और एक इंसिडेंट लाइट रे को किसी एंगल पे गिराया, तो जिस एंगल पे गिराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आगे कहाँ मिलेगी, तो हमने उसको कहाँ मिलाया, देखिए मान लिया कि ऐसे पीछे ये यहाँ कहीं मिल रही है और इमेज बन गया ए डैश। सेम उसी तरह बी से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया इस सरफेस पे, वो रिफ्लेक्ट होके पीछे आ जाएंगी, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेंगी। और एक किसी एंगल पे गिराया, किसी एंगल पे गिराया तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या कहेंगे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, और इसका नाम क्या दे दिया, बी डैश। तो बताइए इमेज बन गया क्या, इमेज बन गया ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज बताइए, फिर से वही बात, अभी तो अपन प्रूफ किए हैं कि ये डिस्टेंस, मतलब इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस होगा, इमेज का भी प्लेन मिरर से डिस्टेंस उतना ही होगा। डायग्राम मेरा साथ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, हमको इसको थोड़ा और आगे बनाना चाहिए था। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये रहा। तो हम क्या देखें, आप एक चीज और देखेंगे कि देखिए ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है, इमेज का भी हाइट उतना ही है। मतलब इस केस में अगर हम इमेज का नेचर लिखें तो पता है प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में अपन क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ इमेज के बारे में। इमेज के बारे में बोलेंगे कि इमेज कैसा बना, रियल बना या वर्चुअल बना, आप ही बताइएगा। इमेज रियल बना या वर्चुअल, तो आप कहोगे सर लाइट रे को एक्चुअली इमेज किसके बेसिस पर डिफाइन होती है, रिफ्लेक्टेड रे के बेसिस पर, हमने बताया था। और ऑब्जेक्ट किसके बेसिस पे डिफाइन होती है, इंसिडेंट रे के बेसिस पे। तो हम कहेंगे सर चूंकि यहाँ पे हमने लाइट रे अपने आप नहीं मिली है, एक्चुअल में नहीं मिली है, सिम्स टू मिट, मतलब हमने इसको जबरदस्ती मिलाया है, इसीलिए ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बोले तो आभासी बनेगा या काल्पनिक, इसी को कहते हैं। वर्चुअल बना, सीधा बना। देखो ऑब्जेक्ट का बी वाला पोर्शन ऊपर है, ए वाला नीचे है, यहाँ भी इमेज का बी वाला ऊपर, ए वाला नीचे, तो इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना, सीधा, और सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट।
सेम साइज, यहां लिख दे रहा हूं, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज कैसा कैसा बना, वर्चुअल का मतलब क्या हुआ, आभासी बोल दीजिए या काल्पनिक बोल दीजिए, आभासी या काल्पनिक बना। इरेक्ट मतलब सीधा बना, और दूसरा क्या बना, वस्तु के आकार का, मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा, जितना वस्तु का आकार है उतने बड़ा प्रतिबिंब का भी आकार बना। ठीक है, तो ये थी इमेज की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ एक बात डिफाइन होती है क्या, जिसको कहते हैं अपन मैग्निफिकेशन। नाम सुना होगा आपने, आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, चलिए इधर देखिए, इसको मैं मिटाऊं, मैं यहां लिखूं मैग्निफिकेशन के बारे में, मैं यहां बता रहा हूं कि मैग्निफिकेशन होती क्या है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हिंदी होती है आवर्धन, आवर्धन। अब देखिए मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ वस्तु की ऊंचाई। मतलब मैग्निफिकेशन क्या होती है, सिंपल शब्दों में समझें कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा बना। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं अगर कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट का था, उसका इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर का, तो कितना गुना बना, 2 गुना बना। मतलब मैग्निफिकेशन इसका कितना हुआ, 2 हो गया। बात समझे। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए ये मार्कर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर का, इमेज बन गया इसका 20 सेंटीमीटर का। सपोज कितने गुना बना, 2 गुना, तो कहेंगे मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होगा, 2 गुना। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट थी 10 सेंटीमीटर और इमेज बन गया 5 सेंटीमीटर का, तो अब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या आधा हो गया। ऑब्जेक्ट का हाइट था 10 सेंटीमीटर, इमेज कितने का बना, 5 सेंटीमीटर का, तो कितना, आधा हो गया। तो हम कहेंगे इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो गई, आधी हो गई। कोई दिक्कत। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, सुनिए क्या, कि मैग्निफिकेशन किस बात को बताता है सर, मैग्निफिकेशन इस बात को बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है। इसके बारे में कौन बताता है, मैग्निफिकेशन, दैट इज आवर्धन। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में देखिए, जब आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था, इससे जस्ट पहले ऐसा, जब आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था तो ऑब्जेक्ट पॉइंट था, तो इमेज भी देखा था आपने, पॉइंट ही बना था। तो चलो सर, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तब तो पता नहीं चलता है बड़ा बना छोटा बना सेम साइज बना, मगर ऐसे तो पता चल जाएगा ना। इससे क्या पता चलेगा, ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए ये ए बी है और इमेज की हाइट क्या हुआ, ए डैश बी डैश। अभी आपने क्या लिखा कि इस केस में इमेज कैसा बनता है सर, इस केस में इमेज का साइज, सबसे पहली बात इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी, काल्पनिक। इरेक्ट बोले तो सीधा बनता है, और किसके साइज का, ऑब्जेक्ट के ही साइज का। इसका मतलब यही हुआ ना कि सर ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का था तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 2 सेंटीमीटर का बनेगा। तो बताइए इस केस में मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दोनों बराबर है भाई। जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतने ना हाइट ऑफ इमेज है। अगर दोनों बराबर है तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा, और दोनों कैंसिल होके कितना दे देगा, 1। तो हम कह सकते हैं इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। मैं प्लस लिखा हूं, अभी माइनस भी लिखूंगा, क्यों, सुनिए। जैसे मान लीजिए
आप इसको रेफरेंस आगे अपन पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। फिर जस्ट आगे इसी रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, जो आपने 10th में पढ़ा भी होगा। कनकेव मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन, कन्वेक्स मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन, उत्तल दर्पण के द्वारा परावर्तन, अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, ऐसा आपने पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़े तो अपन पढ़ेंगे क्लास में सारा चीज। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां आपने, अच्छा आप कैसे बोले कि सर यहां +1 आया? जैसे मान लो बाबू, आप इसको रेफरेंस मान लो। जैसे हम 10th क्लास में 9th में ही अपन क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटती है, क्या उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। तो हम क्या जानते हैं, ओरिजिन के राइट वाला डिस्टेंस, दायां साइड वाला डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेफ्ट वाला डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऊपर वाला डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और नीचे वाला डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जानते हैं? मान लीजिए अभी हमारे लिए, मान लीजिए ये क्या है, ये रेफरेंस है। ये क्या है? रेफरेंस है। तो इसके ऊपर, मतलब ये डिस्टेंस ऊपर ही है ना, तो अगर ये डिस्टेंस प्लस का है 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी डिस्टेंस ऊपर प्लस का ही 2 होगा? तो कट के +1 आएगा ना, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से याद रखिएगा कि प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन कितनी होती है? +1। काहे सर? सबसे पहली बात तो सर, इस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनता है? ऑब्जेक्ट के ही साइज का बनता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या लिखा? 1। मगर एक जगह पर ना, प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन -1 भी होता है। कहाँ होता है मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इस बात में, इस चीज को समझने में कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे, इफ, मैं इसको मिटा रहा हूं, इफ नॉट डाल के ये बात याद रखेंगे, प्लेन मिरर के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन 1 होता है, एक केस को छोड़ के, वही केस यहां बता रहा हूं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द surface of प्लेन मिरर, मतलब क्या है? यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सतह के लंबवत रखा जाए, मान लीजिए ये क्या है? प्लेन मिरर है। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सतह के लंबवत रखा जाए, मान लीजिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, ये रहा कौन? ये कौन है? समतल दर्पण, बोले तो प्लेन मिरर। तो आप ही बताइए बाबू, इस केस में इमेज क्या बनेगा? पीछे बनेगा, और पीछे इमेज ऐसी है ना बनेगा, यही ना होगा इमेज। ये था ऑब्जेक्ट और ये क्या है? इमेज। अब आप बताइए, ये बात श्योर है सर? ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होगा, इमेज का भी हाइट उतने होगा। मगर ध्यान दीजिए, अगर आप इसको रेफरेंस मान लेते हैं, अगर ऊपर वाले हाइट को बोलिएगा पॉजिटिव, ऊपर वाले हाइट को क्या बोलिएगा? पॉजिटिव, तो क्या आपको नीचे वाले हाइट को नेगेटिव बोलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो हम ऐसा कह दें कि सर, जब किसी प्लेन मिरर के सरफेस पर ऑब्जेक्ट को कैसा रखा जाए? परपेंडिकुलर रखा जाए। किसके परपेंडिकुलर? उस प्लेन मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस केस में इमेज कैसा बनता है? इस केस में हमारा इमेज सीधा नहीं बना, उल्टा बना। भले इमेज वर्चुअल बना, सेम साइज का बना, मगर इरेक्ट नहीं हुआ, सीधा नहीं हुआ। इमेज कैसा बना? उल्टा बना। उल्टा का मतलब होता है ये उल्टा बना, इन्वर्टेड। इमेज कैसा बना इस केस में? हमारा इमेज बना इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होती है? उल्टी, मतलब इमेज बना उल्टा। अब ध्यान से समझिए, तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे बाबू? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए प्लस का h है, तो क्या हाइट ऑफ इमेज माइनस का h होगा? होगा बराबर ही, सेम साइज।
जितना ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का भी हाइट उतने होगा, मगर अंतर किसकी होगी कि सर इमेज उल्टा बना है ना, मतलब इस डिस्टेंस को अगर आप पॉजिटिव कहिएगा तो इसके हाइट को आपको नेगेटिव लेना होगा। ये क्या कहती है, ये कौन बताता है, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन का। तो h से h कट गया और m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हम दो बात याद रखेंगे, सुनिए क्या, कि सर प्लेन मिरर के केस में, समतल दर्पण के केस में हम क्या याद रखेंगे कि सबसे पहली बात, इमेज हमेशा कैसा बनता है, इमेज हमेशा बनता है वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बोले तो वर्चुअल बोले तो आभासी या काल्पनिक बनता है, इरेक्ट बनता है बोले तो सीधा बनता है, और ऑब्जेक्ट के ही साइज का बनता है। मतलब इमेज का साइज किसके तरह होता है, सेम ऑब्जेक्ट के साइज के तरह होता है। मगर एक केस ऐसा होता है जिस केस में हमारा इमेज फिर से वर्चुअल ही बना मगर इरेक्ट ना बन के कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। मगर ऐसा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के क्या रखा जाए, परपेंडिकुलर। जब ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर रखा जाता है तो इस केस में इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि जब नॉर्मल केस में तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, +1। अब याद कैसे रखिएगा, प्लस आप इस तरह से याद रखिएगा कि इमेज सीधा बना है ना, इमेज सीधा बना है इसीलिए पॉजिटिव आया है। 1 क्यों आया, क्योंकि सर इमेज की हाइट उतने है ना जितना कि ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसीलिए मैग्निफिकेशन कितना हुआ, +1। नॉर्मल केस में जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और प्लेन मिरर के केस में जब इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा। फिर से वर्चुअल, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के लिए माइनस, और चूंकि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन कितना, 1। ये रहा प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन। सही है? एक बार इसको ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस और करेंगे। आपको अगर लेक्चर देख के कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखा करें। मैं देखिए आगे देखिए, थोड़ा सा वो वाला इमेज नहीं पा रहा होगा जो अभी आपको बताया था हमने, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिगर सब सही था, उधर जो नेचर लिखी थी इमेज की नेचर हमने ऐसा लिखा था कि इमेज का नेचर कैसा होगा। अभी क्या देखे थे कि मान लीजिए ये है प्लेन मिरर और ये है लीनियर ऑब्जेक्ट, ये है लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी। तो इसके लिए इमेज कैसा बनेगा, इधर इसके लिए इमेज ऐसा भी बनाया था हमने, आपको बना के दिखाया था, ये होगा A डैश B डैश। तो इमेज की प्रॉपर्टीज कैसा बना, सबसे पहले वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, सीधा, और सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आभासी बना या काल्पनिक, और कैसा बना, सीधा बना, और कैसा बना, वस्तु के आकार का, प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के आकार का। ये वाली प्रॉपर्टीज तभी भी लिखी थी मगर वो कट हो गया था कैमरे से, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया, आप परेशान ना हो। ठीक है? तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको ध्यान से समझ लेते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ा, सबसे पहली बात आने के साथ स्टार्ट किया था, फैक्ट्स रिलेटेड विथ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब या बनने वाले प्रतिबिंब के संबंधित तथ्यों। तो हमने सबसे पहली बात पढ़ी फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अपन ने क्या देखा कि भाई प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर रखेंगे इमेज भी पीछे बनेगा उतना ही दूरी पर। मतलब अगर ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है
और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे हो तो इमेज भी प्लेन मिरर से पीछे 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये चीज अपन ने देख लिया, कोई दिक्कत? फिर क्या पढ़ा? इमेज फॉर्मेशन फॉर किसके लिए? लीनियर ऑब्जेक्ट, रैखिक वस्तु के लिए इमेज का फॉर्मेशन। उसमें क्या क्या पढ़ा? इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, सीधी होती है, वर्चुअल आभासी होती है, इरेक्ट सीधा होता है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु के आकार का होता है। फिर लास्ट में क्या पढ़ा? मैग्निफिकेशन, आवर्धन। मैग्निफिकेशन किस बात को बताता है? मैग्निफिकेशन इस बात को बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। तो हमने क्या बोला कि प्लेन मिरर के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन कैसा होगा? मैग्निफिकेशन होगा +1। काहे सर प्लस? क्यों? चूंकि प्लेन मिरर एक केस को छोड़ के हमेशा प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है और सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु के आकार का बनता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन +1 होती है। बाकी एक केस है प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट को कैसा रखा जाए? प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर ऐसा रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तब इसका इमेज कैसा बनता है? इस केस में इमेज सीधा नहीं बनता, इस केस में इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन यहाँ क्या होती है? -1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज +1 होता है तो हम कहेंगे नहीं, ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभी -1 भी होता है। तो इसीलिए अगर ऑप्शंस में है कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा तो ऑप्शन में +1 भी है, -1 में भी -1 भी है और +-1 भी है, तब +-1 टिक करेंगे, ठीक है। इसीलिए प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन +1 भी होती है और -1 भी होती है। आज यहीं तक अपन क्लास को रखते हैं। आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिखा करिए। अगले क्लास में उन सारे डाउट को मैं लेकर आऊँगा और आपके डाउट को कवर कर दूंगा, ठीक है। जो पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ना है। आगे इस टॉपिक पे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।